ज्वाइन किया? यस सर। दोनों प्रेजेंट है तो या सर हम तो आ गए सर, उदाहरण नहीं आया है। ध्यान नहीं आया अभी। ठीक है चल चलेगा। देखो हम लोग सॉल्ट का जो क्लासिफिकेशन था, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सारे डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स डिस्कस हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो एक होता है अगर सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट का पॉइंट, कोई भी सॉल्ट का अगर 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ any salt will dissolve in 100 ml of water, 100 ml of water, then it is called soluble salt. ठीक है, 100 ml ऑफ वाटर में अगर 1 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे soluble salt. When at normal temperature, that means 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 298 केल्विन। लेकिन अगर मान लो कि 1 ग्राम से कम सॉल्युबल हुआ, इसमें बहुत सारे सॉल्ट क्या होता है कि प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होते, थोड़ा सा पोर्शन सॉल्युबल होता है, ठीक है, पार्शियली, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो वो कितना सा पोर्शन सॉल्युबल होता है, 0.1 ग्राम टू 1 ग्राम, ये रेंज के बीच में अगर सॉल्युबल हुआ, ठीक है, पूरा सेम इन 100 ml ऑफ वाटर, 0.1 ग्राम टू 1 ग्राम, देन इट इज नोन एज स्पेरिंगली soluble salt या फिर they are called partially soluble। और जो एकदम भी soluble नहीं होता है, insoluble, वो क्या होता है, लेस देन 0.1 ग्राम। अगर 0.1 ग्राम से भी कम soluble हुआ तब हम लोग उसको बोलते हैं insoluble salt। ठीक है, अभी याद करो हम लोग बहुत सारे सॉल्ट है, सॉल्ट का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, दैट इज वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पर वो सॉल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस से वो प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर अगर देंगे तो करेस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस वापस से प्रोड्यूस होगा। इस एसिड और बेस से सॉल्ट एंड वाटर होता है। तो इसमें अगर एसिड और बेस दोनों का स्ट्रॉन्ग रहा तो क्या होता, सॉल्ट का जो वाटर के साथ रिएक्शन, दैट मीन दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ओके, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ रिएक्शन विथ वाटर। तो अगर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने पर जो एसिड और बेस प्रोड्यूस होगा, वो एसिड और बेस हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म पे रहेंगे क्योंकि वाटर प्रेजेंट है। वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि जो एसिड एंड बेस प्रोड्यूस हुआ, that acid and base is how much stronger compared to each other. If acid is stronger, base is weaker, then the solution will be acidic. If base is stronger, acid is weaker, so the solution will be basic. And if both the acid and base are stronger, then it is neutral salt, neutral solution. Okay, ठीक है,
तो ऐसे भी बोल सकते हैं जो सॉल्ट मेरा हाइड्रोलिसिस हो रहा है वो सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से प्रोड्यूस हुआ था तो उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ये सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड विद बेस से प्रोड्यूस हुआ था तो इसका सॉल्यूशन हाइड्रोलिसिस का जो बनेगा वो एसिडिक बनेगा। अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस विद एसिड से बना था तो उसका जो वाटर सॉल्यूशन या फिर हाइड्रोलिसिस बनेगा वो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, सर ये हाइड्रोलिसिस में मेरा एक डाउट था बोलो। सर, वो कैटायोनिक हाइड्रोलाइसिस और एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? कटायोनिक हाइड्रोलिसिस मतलब हो गया तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, वाटर है, इसमें अगर कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डाल देंगे हम लोग तो वाटर क्या होता है H2O, और एसिड अगर प्रेजेंट है तो एसिड से क्या आता है H+। ये H2O और H+ मिला के क्या प्रोड्यूस करेगा H3O+। दिस इज कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। और अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब हम लोग बेस डालेंगे वाटर के साथ सम अमाउंट ऑफ बेस, तो बेस से क्या आता है OH-। सर वाटर तो के साथ salt डालेंगे ना, बेस एसिड क्यों डालेंगे? हाँ, तो वाटर के साथ तो सॉल्ट रिएक्शन होगा ना। वाटर के साथ सॉल्ट रिएक्शन होगा मतलब ये वाला सॉल्ट नहीं, दूसरा किसी भी हाइड्रो अदर्स कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस के टाइम, अदर्स किसी भी कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस के टाइम। ठीक है, अच्छा सॉल्ट हाँ के साथ नहीं, मतलब किसी और कंपाउंड पे जब हाइड्रोलिसिस करे, जैसे एस्टर हाइड्रोलिसिस होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब अदर्स कंपाउंड पे जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दो मीडियम पे होता है, एसिडिक मीडियम पे या फिर बेसिक मीडियम। तो एसिड मीडियम पे वो H3O+ जाता है, बेसिक मीडियम पे OH- आता है। तो H3O+ को बोला जाता है कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, और OH- मतलब बेसिक मीडियम पे बोला जाता है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ओके सर, थैंक यू। मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। तो जनरली सॉल्युबल सॉल्ट हम लोग का जो प्रिपेयर होता है दैट इज बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब कौन सा पोर्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH। तो ये क्या प्रोड्यूस किया NaCl प्लस वाटर, एंड NaCl इज सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं, बेस ले लेते हैं, मान लो NaOH ही लेते हैं, तो ये क्या फॉर्म करेगा NaNO3। तो ये सब हुआ मेरा सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक, सॉल्युबल सॉल्ट जो NaCl है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग तो पता है कि सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का डेफिनेशन से हम तो पता चला कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। अब हम लोग उसको कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ वो देखना है। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, सपोज NaCl प्रोड्यूस करना है तो हम लोग क्या लेंगे सोडियम लेंगे और Cl2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा NaCl फॉर्म होगा। ठीक है, अगर हम मेटल लेंगे कोई भी मेटल, सपोज Mg भी ले रहे हैं, मैग्नीशियम भी ले रहे हैं, प्लस Cl2 का रिएक्शन होगा तो MgCl2 फॉर्म होगा एंड MgCl2 इज soluble salt। ठीक है, FeCl3 also soluble salt। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है बहुत बार। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लो जिंक है, हम लोग हाइड्रोजन प्रिपेयर के टाइम पढ़े थे जिंक प्लस H2SO4।
क्या प्रोडक्ट देता है, जिंक सल्फेट सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, एंड इसके साथ हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट होते हैं, उसको अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करवाए या कभी कभी हीट सप्लाई करेंगे, तो मेरा जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो सॉल्युबल सॉल्ट होता है। जैसे मान लो कार्बोनेट ले ले, सोडियम कार्बोनेट लिए, और इसके साथ अगर हम लोग मान लो HCl का रिएक्शन करा रहे, ठीक, तो यहाँ से CO2 तो बाहर जाएगा, प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक, because NaHCO3 is basic in nature, ठीक है, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस इसका, और H2CO3 वीक एसिड, तो NaHCO3 प्लस HCl जो सॉल्ट बना वो क्या बना, NaCl बना, एंड इट इज सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। सपोज ले ले मैग्नीशियम कार्बोनेट और इसके साथ H2SO4 डाल दें, तो क्या बनेगा, दिस इज ऑल्सो बेसिक। ये लास्ट क्लास में या उसके प्रीवियस क्लास में बताए थे सॉल्ट का, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनेगा तो एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा बेसिक सॉल्ट। यहाँ से हमको वो समझ में आएगा कि NaOH है और H2CO3 था, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो बेसिक सॉल्ट। यहाँ से बनेगा MgSO4 प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है, और जो CO2 गैसेस है ये CO2 बाहर चले जाएंगे। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ही कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली तो हम लोग हीट से सप्लाई करते हैं, उसको अच्छा, भी एक बोलते कंपाउंड ब्रेकअप होता है ना? हाँ, तो यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट ब्रेकअप ही हुआ, जैसे इसके अंदर से CO2 बाहर चला गया, ये अनदर कंपाउंड में प्रोड्यूस हो गया, दैट्स इट इज वन काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके सर। फिर जाकर मान लो हम लोग मेटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का अगर कुछ रिएक्शन कराएंगे, तो याद करो वो जो रिएक्शन था NaCl के साथ H2SO4, ठीक है, जहाँ से हमको NaHSO4 प्रिपेयर होता है, वो भी मेरा हो सकता है, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट। या फिर मेटल के साथ जो एम्फोटेरिक मेटल्स है, ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वो मेरा सॉल्युबल सॉल्ट देता है, सॉल्युबल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एम्फोटेरिक मेटल सपोज मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम प्लस, मेटल के रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर अगर सप्लाई होता है, ये बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज NaAlO2, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। एम्फोटेरिक मेटल जिंक ले लो, प्लस NaOH सोडियम जिंकेट बनता है, दैट इज Na2ZnO2, ठीक है। एम्फोटेरिक मेटल स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब तो ये था कुछ सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बहुत टाइम इनसॉल्युबल सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से सॉल्युबल सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब सॉल्युबल है या
इनसॉल्युबल है वो तो डिपेंड कर रहा है वाटर 100 ml ऑफ वाटर में वो कितना डिजोल्व हो रहा है। अगर 1 ग्राम डिजोल्व हो रहा है तो सॉल्युबल 0.1 to 1 के बीच में है तो स्पेरिनली, और 0.1 से भी कम है तो इनसॉल्युबल। तो अभी लेड सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है, हमको पता है, ठीक है। तो लेड सल्फाइड प्रेसिपिटेट होता है, बट लेड सल्फाइड, lead and sulfur directly combines with each other to produce lead sulfide, ठीक है। आयरन भी बहुत टाइम डायरेक्ट कंबाइन करता है और एक्रियस बनाता है, एंड दोज आर इनसॉल्युबल। नेक्स्ट, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सब रिएक्शन है, सिर्फ याद करना है, ठीक है। यहाँ पर तो समझने का कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये सिर्फ प्रोसेसेस तुमको याद करना है। एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। जैसे एसिडिक ऑक्साइड मतलब CO2, जो वाटर में जाने के बाद ये H2CO3 बनाता है। बेसिक ऑक्साइड अगर हम लोग ले लेंगे तो बेसिक ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या बनाता है, CaCO3, एंड CaCO3 इज द insoluble salt। SO2 ले लो, इट विल फॉर्म CaSO3, ठीक है। तो बोथ आर insoluble। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, या फिर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम लोग एक जनरल सॉल्युबल सॉल्ट तो लेते हैं, तो सॉल्युबल सॉल्ट के साथ हम लोग अनदर एसिड या फिर अनदर सॉल्युबल सॉल्ट का रिएक्शन होता है। टू सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट प्लस सॉल्युबल सॉल्ट विल प्रोड्यूस इनसॉल्युबल वन, ठीक है। अब दोनों अगर सॉल्ट है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमको दो सॉल्युबल सॉल्ट मिलेगा। अब अगर एक सॉल्युबल सॉल्ट है और एक एसिड के साथ अगर रिएक्शन हो जाए, तो यहाँ पर हमको इनसॉल्युबल मिलेगा और साथ ही साथ एक अनदर एसिड मिलेगा, ठीक। ये सुन लेते हो, एक सॉल्युबल सॉल्ट हम लोग लेते हैं, दैट इज, हम लोग अभी तक सॉल्युबल सॉल्ट क्या प्रोड्यूस किए, सोडियम का NaCl प्रोड्यूस किए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं सपोज सोडियम सल्फेट लिए Na2SO4, Na2SO4 प्लस Na2SO4 सॉल्युबल है, ठीक है, और अनदर सॉल्युबल सॉल्ट हम लोग ले रहे DaCl2। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ से प्रोड्यूस होगा NaCl, इनसॉल्युबल सॉल्ट तो पहले लिखे हैं ना, तो BaSO4 एंड NaCl। BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। सपोज मान लो मेरे पास सॉल्युबल सॉल्ट था सिल्वर नाइट्रेट, और हम लोग उसको HCl में सप्लाई करते हैं, तो क्या बनता है, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आया। फिर मान लो सपोज हम लोग लिए कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट ले ले, ठीक है, कोई भी नाइट्रेट ले ले, लेड नाइट्रेट प्लस
HCl, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, देखो PbCl2 एंड HNO3 और PbCl2 प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, मतलब बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होता है बाय रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्युबल सॉल्ट या फिर रिएक्शन बिटवीन सॉल्युबल सॉल्ट एंड एन एसिड। ठीक है, अब बहुत टाइम क्या होता है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है, इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम लोग पहले अगर सॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर ले तो वहां से फिर दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल सकता है। ओके, हुआ यहाँ तक नोट डाउन किए? हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेरे यस पास सर, डन। ओके, तो समटाइम्स क्या होता है कि insoluble salt से one kind of insoluble salt से another kind of insoluble salt हम लोग प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो soluble insoluble salt है उसको पहले soluble salt में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, sometimes one insoluble salt will produce another insoluble salt by converting them into soluble one first। पहले soluble salt में कन्वर्ट करना है। जैसे देख लो, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट हम लोग ले रहे PbSO4 लेड सल्फेट, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है लेड सल्फेट। तो कैसे प्रिपेयर होगा, देखो हम लोग लेड का एक सॉल्युबल सॉल्ट में लेड का ही दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज हम लोग लेते हैं लेड का इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट इज लेड कार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ हम लोग नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लेड नाइट्रेट बन जाता है। एंड लेड नाइट्रेट इज सॉल्युबल सॉल्ट। साथ ही साथ H2CO3 जो H2O एंड CO2 में ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट प्लस वो H2CO3 बनेगा जो कि H2O एंड CO2 में डिकम्पोज कर जाएगा। नाउ दिस लेड नाइट्रेट के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दो H2SO4 का, तो क्या होगा, PbSO4 प्रोड्यूस हो जाएगा। PbSO4 PbSO4, ठीक है, तो PbSO4 प्रोड्यूस हुआ, साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, H2SO4 भी डाल सकते हैं, Na2SO4 भी डाल सकते हैं। Na2SO4 डालने से भी PbSO4 होगा और ये NaNO3 होगा। ठीक है, सर ये रिएक्शन खाली एसिड के साथ ही ये होता है? एसिड के साथ मतलब यहाँ पर, हाँ सर, वो HNO3 H2SO4 खाली है, मतलब वो। हाँ मतलब हम लोग ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है ना, इसको सॉल्युबल पे ले जाने के लिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूट मीडियम पे डालेंगे तो वो चला जाएगा। बाकी अदर्स हम लोग सॉल्ट के साथ डालेंगे तो इन्हें NO3 अगर डालेंगे सपोज, ये क्या बने थे, Na2CO3 बने थे, वो भी एक सॉल्ट बन जाएगा।
इसलिए सिर्फ एसी सॉल्ट यहाँ पर हमको प्रिपेयर करना है। तो ये सब तो हुआ जनरल प्रोसेस है। अब हम लोग तो कुछ कंपाउंड्स है जिसका लेबोरेटरी प्रोसेस देखना है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है दैट इज फॉर FeCl3। FeCl3 तो इसमें क्या होता है बेसिकली हम लोग क्या बोले थे, FeCl3 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर होता है, ठीक है। Na+Cl2 जैसे लिए थे, Fe+Cl2 लेंगे तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से पॉल्यूश होता है। तो इसमें लेबोरेटरी में क्या किया जाता है कि मेरे पास एक आयरन का डस्ट आयरन का ट्यूब लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक आयरन रहेगा, मतलब इसमें ये आयरन का कॉइल है, डस्ट आयरन। ये डस्ट आयरन के कॉइल पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ क्लोरीन गैस को डायरेक्टली पास करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन गैस यहाँ से पास होगा, जो Cl2 गैस यहाँ से पास हो रहा है, ये Cl2 तो ड्राई होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको हम लोग एक क्लोज जार में लेते हैं। ये जार क्या है, दिस जार कंटेन्स H2SO4। हम तो पता है H2SO4 क्या है, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब ये क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। यहाँ से हम लोग क्या किए, ये वाला पाइप के थ्रू Cl2 गैस को इस पाइप के थ्रू पास करवा, तो Cl2 गैस H2SO4 में दिया। अब Cl2 नॉन मेटल है तो वो भी एसिडिक कैरेक्टर होता है, H2SO4 एसिडिक है, तो दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। अगर Cl2 contains any water, if Cl2 contains any water, then H2SO4 will absorb it। एब्जॉर्ब कर लिया तो Cl2 ड्राई हो गया। अब Cl2 ड्राई होने के बाद वो Cl2 यहाँ से इस पाइप के थ्रू पास हुआ। कहाँ पास हुआ, ये आयरन वायर के थ्रू पास हुआ, ठीक है। आयरन वायर के थ्रू पास हुआ। अभी आयरन वायर के थ्रू जब पास हो रहा है तो आयरन के कांटेक्ट में आ रहा है Cl2, और वहां से हमको वो Cl2 आयरन के साथ रिएक्ट करने के बाद FeCl3 के हिसाब से हमको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमको FeCl3 प्रोड्यूस होकर कलेक्ट हुआ। हम तो पता है FeCl3 क्या है कि वो वाटर एब्जॉर्बिंग करता है, ठीक है, डेलिक्वेशन। इसलिए इसको ड्राई रखने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, ठीक है। जो भी वाटर वेपर्स है वो यहाँ पर फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड से इसको टांग लेगा। तो प्रोसेस क्या हुआ कि एट फर्स्ट
Chlorine gas is passed through the H2SO4. H2SO4 is hydrotropic in nature, so it will absorb any water if it is present with Cl2. Then the dry chlorine gas will pass through the iron well, heated iron well, okay? And this reaction is exothermic, so it will be glow. It will be red hot iron, okay? And when Cl2 contact with iron, then the reaction between them will produce FeCl3, which will be collected here in this become as a solid form. Okay, if somehow any water molecules remain here or FeCl3 will absorb from water from the atmosphere, to avoid them, we use fused calcium chloride to kept dry solid FeCl3. ठीक, तो रिएक्शन मेरा क्या होगा? सिंपल रिएक्शन Fe plus 3Cl2 will produce FeCl3. ठीक है, ये उसका बेसिक रिएक्शन एंड प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस तो लैंग्वेज में लिखना है, सिर्फ बुक में दिया हुआ है, तो उसको लिख कर लेना है, प्रोसेस समझा दिया। ड्रॉ करो जल्दी। सर उस आयरन को क्या बोला आप? डस्ट आयरन? हाँ हाँ, तो आयरन को आप क्या बोले? डस्ट डस्ट, आयरन या कुछ है? हाँ डस्ट आयरन। सर उसका मतलब क्या है? मतलब आयरन तो जो रिएक्ट रहता है उसको बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो इजीली डस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि रिएक्शन फास्ट चले। मतलब पाउडर आयरन जो होता है, पाउडर आयरन यदि ज्यादा सॉलिड रहने से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होने पर रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है। यस सर। डन। हाँ सर हो गया। yes sir, done. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्लू विट्रियल। ठीक है, CuSO4.5H2O होता है, यहाँ पर सिर्फ CuSO4 लिए। देखो कॉपर सल्फेट क्या कैसे पॉल्यूट होता है, कि हम लोग एक एसिडिक मीडियम लेना है, एसिडिक मीडियम पे कॉपर का कोई भी एक सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं। मोर प्रोनाउंसली हम लोग कॉपर का हाइड्रोक्साइड लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, कॉपर कार्बोनेट लेते हैं। तो क्या होता है कि एक हम लोग ये लिए बीकर लिए, बीकर को वायर गॉज के ऊपर रखें, वायर गॉज। ठीक है, बर्नर के थ्रू हम लोग इसको हीट किए। ओके, हीटिंग प्रोवाइडेड स्मॉल पोर्शन,
ओके, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ये बीतल में अब क्या लिए, H2SO4 लिए, ठीक है। बाहर से हम लोग H2SO4 में ऐड कर लेंगे सॉल्ट ऑफ कॉपर, ठीक। सॉल्ट ऑफ कॉपर मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड या फिर कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा देखो, अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड लिए प्लस H2SO4, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, एसिड एंड बेस। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, it will again produce same CuSO4 and water। कॉपर कार्बोनेट अगर रहा तो जाते मेरा एक एक्स्ट्रा पोलर देगा, दैट इज CO2, ठीक है। तो हम लोग H2SO4 लेकर उसमें सम अमाउंट ऑफ ये H2SO4 जो है ये मैंडेटरीली डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कंसेंट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि कंसेंट्रेटेड H2SO4 कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हम लोग हीट थोड़ा सा करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, ताकि उसके अंदर जो डिजॉल्व गैसेस है, अदर अनदर डिजॉल्व गैसेस, वो सब बाहर आ जाए। वैसे ज़्यादा हीट का इसमें मतलब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद H2SO4 में ये सारे सॉल्ट डालें, ये रिएक्शन के थ्रू कॉपर सल्फेट मेरा प्रोड्यूस हो गया। अब हम लोग ये जो सॉल्ट है कैसे पता चलेगा कि सारा का सारा एसिड मेरा रिएक्शन हो चुका है, हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट एक्स्ट्रा डालते हुए जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जब समझ में आ जाती स्टार करने के बाद कि और मेरा रिएक्शन नहीं हो रहा है, स्टार करने पर और मिक्सिंग नहीं हो रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो डाल रहे वो नीचे प्रेसिपिटेट हो रहा है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो रहा है, तब समझना है कि एसिड टोटली कंज्यूम हो चुका है, तब हमको नहीं डालना है। उस टाइम पे क्या करना है, फिर हमको फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने पर क्या होगा, सपोज इसको फिल्टर किए तो जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट दिए थे वो फिल्टर पेपर में अटक जाएगा, और जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो फिल्ट्रेट में हमको क्या मिलेगा, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। फिर जाते वो फिल्ट्रेट को हम लोग ओपन चाइना डिश में रख देंगे। सर वो फिल्ट्रेट में कॉपर का सॉल्ट मिलेगा, ये बात मतलब समझ में नहीं आया। इसको जब हम लोग यहाँ पर क्या था, H2SO4 था, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 मीन्स H2SO4 कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है, डाइल्यूट है तो। सर उसमें वो ब्लू कलर शो करेगा क्या सर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है। ब्लू कलर शो करेगा, लेकिन अभी वो क्रिस्टल फॉर्म में शो नहीं करेगा, ओके ठीक सर। है। वो पाउडर फॉर्म में अभी ब्लूइश रहेगा। समझ में आएगा कि हाँ कॉपर सल्फेट मेरा प्रोड्यूस हुआ है। ओके सर। तो फिल्टर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम बोल रहे H2SO4 था और ये सॉल्ट डाल रहे, तो सॉल्ट डालने के बाद, सॉल्ट ऐड करने के बाद हम लोग स्टारिंग कर रहे। तो हाँ स्टारिंग सर। करने से क्या हो रहा है कि सॉल्ट और एसिड रिएक्शन हो रहा है। व्हेन स्टारिंग करने के बाद भी देख रहे हैं कि और सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो रहा है, सॉल्ट नीचे कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर H2SO4 में सॉल्ट नीचे कलेक्ट हो रहा है, मतलब सारा का सारा एसिड कंज्यूम हो चुका है। तो उस टाइम पे ये वाला सॉल्यूशन तो फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने पर क्या होगा, फिल्टर पेपर में ये सॉल्ट अटक जाएगा, और जो ये फॉर्म ओ हुआ था यस। CuSO4 वो कहाँ चला जाएगा, फिल्ट्रेट में चला जाएगा। अब उस फिल्ट्रेट को लेते हमको ओपन चाइना डिश में कूल करने के लिए रख देना है। जितना देर तक हम लोग जितना स्लोली ये कूलिंग करेंगे उतना अच्छा मेरा क्रिस्टल होता है। ओवरनाइट स्टैंड करने के लिए रख दो, उसके बाद देखेंगे अगला दिन कि इसमें हम लोग को ब्लू कलर का एक परफेक्ट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हाइड्रेटेड फॉर्म पे प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। ओवरनाइट स्टैंडिंग इज द बेटर, ठीक है। ओवरनाइट स्टैंड इसको करेंगे, तो ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट विल प्रोड्यूस। तो यहाँ पर CuSO4 मिला, ठीक है। फिर उसी CuSO4 में हम लोग सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, तो वो मेरा
ये वाटर इसमें प्रेजेंट ही रहता है, तो हम लोग ऐड नहीं करते। मतलब जो वाटर यहाँ से प्रोड्यूस होता है उसी उसी के साथ वो कंबाइन कर जाता है, सेटल होने के बाद एक्सेस वाटर निकल जाता है, और जितना सा वाटर इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए जरूरत होता है वो लेकर वो बना देता है अपना क्रिस्टल। तो 5 वो लेता है, बाकी एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है, और ये मेरा बनता है कॉपर सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट, जिंक सल्फेट। दिस इज कॉल्ड व्हाइट हीट, मतलब व्हाइट क्रिस्टल इसका फॉर्म होता है। ठीक है। याद रखना, ये जो क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए हम लोग जो ये स्टैंड करते हैं, पुल करते हैं हॉट सॉल्यूशन को, तो ये पुल करना जितना लॉन्ग टाइम भर के हम लोग पुल करेंगे, जितना स्लो पुलिंग होगा उतना बेटर क्रिस्टल फॉर्म होगा। ठीक है। फास्टर पुलिंग विल प्रोड्यूस worst compound, and slower cooling will produce better crystal। तो जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है? सिमिलर प्रोसेस, नियर अबाउट सिमिलर प्रोसेस है। इसमें हम लोग H2SO4 लिए एक बीकर में, उसको हीट किए, हीट करने पर अंदर का जो डिजॉल्व गैसेस है वो बाहर चला गया, डाइल्यूट H2SO4 है। अब हम लोग बाहर से क्या करेंगे, इसमें जिंक डस्ट फॉर्म में, ठीक है, जिंक डस्ट फॉर्म में या ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, मतलब स्मॉलेस्ट पीस जो होता है वो पीस में हम लोग डालेंगे। ग्रैन्युलेटेड जिंक जिसको बोला जाता है, स्मॉल छोटे छोटे पीस में जिंक ऐड करेंगे। बेटर होता है डस्ट डालना, लेबोरेटरी में जिंक डस्ट होता है वो डालना, क्योंकि जितना डस्ट फॉर्म में जाएंगे उतना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो डिजॉल्व गैसेस निकल चुका है। अब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट है, ये मेरा प्रोड्यूस करेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो तो हम लोग आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं बाय द पॉप साउंड। फायर लेते जाएंगे तो पॉप साउंड वो करेगा। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक तब तक ऐड करेंगे जब तक जिंक नीचे सेटल डाउन ना हो। जब सेटल डाउन होना स्टार्ट करेगा मतलब क्या है कि टोटल एसिड में से हाइड्रोजन वो डिकम्पोज कर चुका है। अब हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है जिंक को रिप्लेस करने के लिए, या जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, तो जिंक नीचे कलेक्ट हो रहा है। ठीक। तो जब जिंक नीचे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या होगा कि उस टाइम पे हाइड्रोजन और प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या हाइड्रोजन का एफर्वेशन स्टॉप हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम लोग एक्सेस वाला जिंक, तो लाइक यहाँ पर जैसे एक्सेस सॉल्ट प्रेसिपिटेट हुआ था, वैसे यहाँ पर जिंक नीचे कलेक्ट होगा, उस जिंक को फिल्टर आउट कर लेना है, फिर जाते ये सॉल्यूशन को लेकर ओवरनाइट कलेक्ट करने देना है। उसके बाद वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन मीडियम का वाटर या फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दो, तो वो 7H2O तो लेता है, और जिंक सल्फेट डॉट 7H2O प्रोड्यूस करता है। तो वाटर हम लोग इसलिए ऐड नहीं करते भी डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब वाटर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, वही वाटर तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अगर तुमको लगे कि हमको वाटर ऐड करना है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, जो सॉलिड क्रिस्टल होता है जो फिल्टर करने के बाद उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। सेम प्रोसेस में मिला आयरन सल्फेट भी,
प्रोड्यूस होता है। ACSO4.7H2O जो मेरा ग्रीन विट्रियल है वो भी मेरा सेम प्रोसेस में प्रिपेयर होता है। यहाँ पर सिर्फ जिंक की जगह पे आयरन डस्ट हम लोग लेंगे और वैसे ही फिल्टर करने के बाद उसको ओवरनाइट कूलिंग करने के लिए रख देना है। वॉशिंग कर लेंगे अच्छे से, कूल कर लेंगे, फिल्टर पेपर पे रैप कर देंगे, पॉल्यूट हो जाएगा। हाँ लिखो जल्दी से। यस सर, कॉपी हो गया। ओके, तो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कंपाउंड इज लेड क्लोराइड। ठीक है, जैसे ये सब प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही इजी है। सिर्फ इसको उसमें मिलाओ, थोड़ा सा हीट करो, फिल्टर करो, कूल करो, वो प्रिपेयर हो जाएगा। पीबीसीएल के लिए क्या करना पड़ता है कि एक बीकर है, ड्रॉ नहीं कर रहे अब। ठीक है, हम लोग उसमें क्या लेंगे, लेड का ही एक सॉल्ट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेड नाइट्रेट लेते हैं और लेड नाइट्रेट के साथ बीकर में हम लोग ऐड करते हैं इधर HCl या फिर NaCl। ठीक है, एक बीकर है, ये टोटल एक बीकर में ये दोनों को एक के बाद एक लेके ऐड किए। ठीक है, और स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, स्टार्ट करने के बाद देखो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, PbCl2 फॉर्म होगा और HNO3 या फिर PbCl2 एंड NaNO3। इन बोथ द केस PbCl2 इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट कलेक्ट होगा। ठीक है, और ये तो नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है तो ये डिजॉल्व हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल सब। ये प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होना स्टार्ट होता है जब टोटली रिएक्ट कर जाएगा, टोटल प्रेसिपिटेट हो जाएगा व्हाइट। फिर इसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने पर क्या होगा, PbCl2 हमको फिल्टर पेपर पर मिलेगा। फिर उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर उसको वाटर को रिमूव करने के लिए फिल्टर पेपर से वाटर रिमूव कर लेंगे। हॉट है तो उसको कूल करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इवापोरेट करेंगे तो PbCl2 में जो भी वाटर डिजॉल्व है वो निकल जाएगा। फिर अच्छे से उसको कूल करो, फिल्टर पेपर में रैप करो, निडल से क्रिस्टल PbCl2 का मिल जाता है। ठीक है, सिंपल प्रेसिपिटेट जब आ गया तो हम लोग क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर पेपर पर मिला तो हम लोग एक बार वॉश कर लेते हैं ताकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ना रहे। वॉश करने के बाद हम लोग उसको चाइना डिश में कलेक्ट करते हैं सम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ एंड उसको फिर से हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होता है, जो भी वाटर हम लोग ऐड किए थे वॉश करने के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर दिया, वो वाटर को इवापोरेट करने के लिए हीटिंग कर देते हैं। बस उसके बाद हमको क्रिस्टल मिल जाएगा। ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग ओवरनाइट स्टैंड करेंगे, फिर जैसे हमको मिलेगा। सिमिलर प्रोसेस में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि एक बीकर में हम लोग क्या लेते हैं, एक लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड और Na2CO3 लेते हैं।
सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ से हमको CaCO3 का प्रेसिपिटेट मिला और NaCl डिजॉल्व सॉल्ट। फिर ये CaCO3 तो फिल्टर, ये सॉल्यूशन तो फिल्टर करेंगे, फिल्टर पेपर में CaCO3 आया, उसको अच्छे से वॉश किए ताकि जो इम्प्योरिटी से वो हट जाए। वॉश करने के बाद जो वाटर उसमें गया उसको हटाने के लिए CaCO3 को हम लोग एक चाइना डिश में ट्रांसफर किए सम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। फिर हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ताकि जो वाटर ऐड भी हुआ तो वो वाटर बाहर चला जाएगा। फिर हमको CaCO3 का कंपाउंड मिलेगा। बट कैल्शियम कार्बोनेट हमको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा, ये जैसे नीडल क्रिस्टल मिलता है। दिस इज नीडल क्रिस्टल, नीडल शेप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। बट ये हमको मिलेगा पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म मीन्स अमोर्फस, ठीक है, नॉट सॉलिड क्रिस्टल। ठीक, सिमिलरली हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर करते हैं, NaCO3। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लोग सम अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट तो डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। नियर अबाउट 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम लोग वाटर लिए, ठीक है। वाटर में सम अमाउंट ऑफ Na2CO3 को डिसॉल्व किए, तो ये Na2CO3 का एक सॉल्यूशन बन गया। अब क्या होता है, इसमें हम लोग CO2 गैस को पास करते हैं और इसको अच्छे से क्लोज किया रहता है, ठीक है। CO2 गैस यहाँ से आया और फिर जो एक्सेस रहेगा वो आउटलेट एक बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ से CO2 गैस को हम लोग पास किए और ये आउटलेट है। तो ये Na2CO3 का सॉल्यूशन में जब CO2 पास होगा तो मेरा NaCO3 बन जाता है। तो रिएक्शन क्या हुआ कि Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, तो टोटल एब्जॉर्ब होने के बाद वो NaCO3 फॉर्म होता है, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग हीट नहीं करना है, ये मिक्सचर को हम लोग कोल्ड हालत में लेना है, कूल हालत में लेना है, ठीक है। तो ये मिक्सचर जो है इसको हम लोग आइस में डुबा के रखेंगे, ठीक है। या तो हम लोग इसको आइस में रखेंगे या फिर कोई भी अलग सब्सटेंसेस जो कूल कर सके, तो आइस मेरा क्या बोलते हैं चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर आइस कंटेनर पर रख देते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये CO2 गैसियस है, हीट करने पर ये CO2 यहाँ पर डिजॉल्व नहीं होगा, CO2 उल्टा बाहर चला जाएगा। तो CO2 तो इसमें एब्जॉर्ब कराने के लिए हमको कोल्ड करना पड़ता है, जैसे हमको पता है कूल करने पर गैसेस कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, दैट्स व्हाई ये आइस मिक्सचर पे रखा हुआ रहता है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट हमको मिल जाएगा। ओके, डन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो लास्ट सोडियम
सल्फेट, दैट इज बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्रिपरेशन। सोडियम सल्फेट प्रिपरेशन कैसे होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे H2SO4 एंड NaOH ऐड करेंगे तो ये Na2SO4 प्रिपेयर होगा प्लस H2O, वो बाद में कंबाइन कर जाएगी। ठीक, तो ये कैसे होता है? देखो, हम लोग NaOH का एक फिक्स्ड अमाउंट मेजर करके बीकर पे ले लेते हैं, तो कॉनिकल फ्लास्क या बीकर में ले लेते हैं। और ऊपर में क्या होता है, हम लोग बुलेट रहता है। ठीक है, एक ऐसा देखना लेबोरेटरी में मिलेगा, ग्लास का बना हुआ स्टॉप शॉट लगा हुआ रहता है, यहाँ पर नॉब रहेगा जिसको घुमाएंगे तो ये ओपन होगा। यहाँ पर रीडिंग के लिए बहुत सारे रीडिंग लिखा हुआ रहेगा। दिस इज कॉल्ड बुलेट। ठीक, और नीचे हम लोग एक कॉनिकल शेप होता है, कॉनिकल का जो फेस होता है ये नेक, तो उसको होल्ड करके स्टार्ट करने में इजी होता है। ठीक है, दिस इज कंटेन NaOH and bullet contains H2SO4। ठीक है, बुलेट तो होल्ड किया हुआ रहता है, जब बुलेट होल्डिंग पे रहता है ट्राइपॉड स्टैंड पे। ठीक है, तो बुलेट होल्डर होल्ड किया हुआ है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर NaOH है और हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप बुलेट को डालेंगे। जब NaOH लिए थे तो NaOH के साथ हम लोग सम अमाउंट ऑफ फेनोल्फथलीन ले लेंगे। ठीक है, फेनोल्फथलीन लेने से क्या होता है, फेनोल्फथलीन का कलर क्या होता है? पिंक इन बेसिक मीडियम। तो ये मेरा कलर क्या है? इनिशियली इसका कलर है पिंक। ठीक है, इनिशियली इसका कलर है पिंक। लेकिन जब H2SO4 आ रहा है, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 आ रहा है, तो वो H2SO4 क्या करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद वो सल्फेट बना देगा। जब टोटली सल्फेट बन जाएगा, मतलब क्या, टोटल बेस कंज्यूम हो चुका है। उसके बाद 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा जो आया एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फेनोल्फथलीन, इट विल टर्न अगेन कलरलेस। जब ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है, देखते हैं पहले जो पिंक कलर था वो पिंक कलर पहले डार्क रहेगा इनिशियली, आफ्टर सम टाइम वो डार्क पिंक कलर बिकम्स फेड, स्टार्ट्स टू फेड, फेड होते 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 जब अल्टीमेट पूरा का पूरा बेस इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 ड्रॉप जो एक्स्ट्रा आया, 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा मतलब अब न्यूट्रल हो चुका है, मतलब NaOH टोटली कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, तो एसिड टर्न्स द कलरलेस, दैट इज द एंड पॉइंट। तो मान लो इनिशियली इसका कलर पिंक था, जब एसिड आया एक्स्ट्रा तो वो फेनोल्फथलीन के साथ कलरलेस कर दिया। तो पिंक टू कलरलेस अगर हुआ मतलब टोटल रिएक्शन कंप्लीट, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अभी ये कितना एसिड मेरा कंज्यूम हुआ वो कैसे पता चलेगा? इनिशियली अगर यहाँ पर था तो ये रीडिंग ले लेना है, धीरे धीरे ये डाउन होगा, तो सपोज यहाँ पर आया तो ये रीडिंग ले लेना है। तो ये दोनों तो माइनस करेंगे तो उतना मेरा एसिड कंज्यूम हुआ। सपोज इनिशियल वैल्यू था इसका A, फाइनल वैल्यू था B, तो A माइनस B अमाउंट ऑफ एसिड कंज्यूम किया है। ठीक है, सर यहाँ बेस पूरा कंज्यूम हो जाता है पहले? बेस पूरा कंज्यूम हो जाता है। बेस तो हम लोग नीचे लेते हैं, इसलिए अगर तुम बेस तो ऊपर लोगे, एसिड तो नीचे, तो एसिड पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ऊपर में बेस एक्स्ट्रा बचेगा। ओके सर। हम लोग दोनों ही कर सकते हैं, वो फैक्टर नहीं है कि किस तो ऊपर ले ले या किस तो नीचे, बिकॉज जितना बेस या जितना एसिड रहेगा वो अपने हिसाब से ही
एसिड या बेस तो लेगा, बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट प्रिपरेशन वाला पोर्शन कंप्लीटेड। नेक्स्ट पोर्शन भी बता दे रहे, सिर्फ 3 टॉपिक है, नहीं तो फिर वो अटक जाएगा। चलो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता है तुम लोग को क्या होता है, 8 या 9 में पढ़े थे एक बार। तो 9 में ही पढ़ते हैं। हाँ, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब ये सारे क्रिस्टल जो फॉर्म हुए, तो फॉर्म होने के लिए सम अमाउंट ऑफ वाटर उसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये जो नंबर है, सर इसको डेकाहाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट बोलते हैं ना? डेटा हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट बोलते हैं, हाँ। ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं ना सर? हाँ, ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ओके सर। तो ये जो वाटर क्रिस्टल, मतलब वाटर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होना चाहिए एक क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम सल्फेट के लिए 10, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 7, जो एप्सम सॉल्ट होता है, या फिर ब्लू विट्रियल पड़े 5, व्हाइट विट्रियल पड़े 7। डेफिनेशन याद कर लो थे बुक से। हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यस सर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर सिंपली हम बता दे रहे हैं, दिस इज अमाउंट ऑफ वाटर required to form a crystal। जैसे अगर हम लोग देखें तो CuSO4 dot 5H2, so here 5, zinc sulfate dot 7H2, so here 7। next is effluent। effluent क्या होता है, जो मेरा वाटर कंपाउंड है क्रिस्टल के साथ, अगर हम लोग ये क्रिस्टल को कुछ देर के लिए ओपन एयर में रख दें, ठीक है, ओपन एयर में अगर रख दिए, ड्राई एयर में रख दें, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस कर देता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करते हैं, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं एफ्लोरेंस। ठीक है, एफ्लोरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, सब नहीं करता है, कुछ कुछ करता है, सब्सटेंसेस टू लॉस फुल्ली और पार्शियली देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, when kept in dry air, कुछ देर के लिए भी अगर हम लोग ये सारे क्रिस्टल तो ओपन एयर में रख देंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एफ्लोरेशन। जैसे मान लो हम लोग वॉशिंग सोडा लिए Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसको अगर हम लोग ड्राई एयर में रख दिए, यहाँ से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर चला जाता है, एक बचता है, और थोड़ा सा हीट करने पर वो एक भी चला जाता है, तो वॉशिंग सोडा वॉशिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लोबल सॉल्ट जो हम लोग पढ़े, प्रिपेयर किए अभी टाइट्रेशन के थ्रू, इसको भी अगर ड्राई एयर में रखेंगे तो सारा ही बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है एफ्लोरेशन। नेक्स्ट, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होता है,
जैसे कुछ सब्सटेंसेस ऐसा भी है जिसको अगर ओपन एयर में रख देंगे तो एयर का जो मॉइस्चर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेगा वो प्रॉपर्टी तो बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक, मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। some substances when kept in atmosphere it will absorb water molecule, okay, without dissolving it। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, हाइड्रोस्कोपी थे अभी बताए थे वो FeCl3 प्रिपरेशन वाला टेस्ट में कंसंट्रेटेड ये हाइग्रोस्कोपिक H2SO4। सब्सटेंस है कि डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस भी होता है हाँ, ना? डिहाइड्रेटिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, हाँ, ओके सर। ठीक है। P2O5, क्विक लाइम ले लो, CaO, सिलिका जेल, ये सब होता है मेरा हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। और एक होता है डेलिक्विसेंट सब्सटेंस, जो FeCl3 था, डेलिक्विसेंट मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा और उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डेलिक्विसेंट सब्सटेंस तो पूरा सेम रहेगा लाइन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ये रहेगा। एंड इससे बाद मॉलिक्यूल से बाद अल्टीमेट अल्टीमेटली dissolve in the absorbed water, मतलब ओपन एयर में हम लोग रख देंगे कुछ देर के लिए ऑर्डिनरी तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब करेगा और उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ये सब मेजर एग्जांपल है हम लोग तो, जो हम लोग FeCl3 प्रिपेयर किए वो डिसॉल्व हो जाता है। जो हम लोग जितना जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम लोग टेबल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट भी रेनी सीजन में वेटी हो जाता है और डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो रेनी टेबल सॉल्ट कंटेन्स MgCl2, ये MgCl2 डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए वो उस तरीके से लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। ये NaOH, सर ये KOH, सर ये प्रॉपर्टी एफ्लोरेसेंस, डेलिक्विसेंस, हाइग्रोस्कोपी, ये क्या तीनों क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए है? नहीं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए एफ्लोरेसेंस होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, ये सब क्रिस्टलाइन के लिए नहीं है, ओके सर। ठीक है। क्रिस्टलाइन इसके लिए, एफ्लोरेसेंस के लिए, ये ओके सब सर। क्रिस्टलाइन के लिए नहीं, कोई भी हो सकता है। फिर NaOH से OH का भी अगर हम लोग सॉलिड, जो सॉलिड होता है NaOH से OH का, वो सॉलिड मॉलिक्यूल भी वाटर एब्जॉर्ब करता है ओपन एयर में और डिसॉल्व हो जाता है। जो ये इसलिए ये सब कंपाउंड्स का जो कंटेनर होता है उसको हम लोग ज़्यादा दिन तक लैब में नहीं रखते हैं, आया साथ साथ यूज करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन रहने के बाद बेसिकली अगर वो एयर कहीं से भी लीक, मतलब वो कंटेनर का जो कैप है अगर वो थोड़ा सा भी लूज हुआ तो वो वाटर मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब कर लेता और हमको क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा नहीं, अंदर वो वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ऑल आर डेलिक्विसेंट, मतलब डेलिक्विसेंट मतलब वाटर जो एब्जॉर्ब किया उसमें डिसॉल्व होगा, हाइड्रोस्कोपिक मतलब डिसॉल्व नहीं होगा। लास्टली ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे ड्राइंग एजेंट मतलब सिर्फ जो वाटर मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब किया था उसको ड्राई कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। और डिहाइड्रेटिंग मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है तो वो फार्मूला से वाटर मॉलिक्यूल
एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज डिहाइड्रेटिंग। ठीक है, ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, सपोज ACCl3 मेरा वाटर एब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है, अब इसको हमको ड्राई करना है। तो इसको ड्राई करने के लिए मतलब क्या, ACCl3 का मॉलिक्यूलर फार्मूला में वाटर नहीं था, वो बाहर से एटमोस्फियर से वाटर एब्जॉर्ब किया था। तो वो वाला वाटर हटाने के लिए जो कंपाउंड यूज होगा दैट इज ड्राइंग एजेंट। लेकिन मान लो किसी एक कंपाउंड से मॉलिक्यूलर फार्मूला में H और OH कहीं पर है, उसको हटाना है वाटर बनाकर, उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिव एजेंट। ठीक है, तो ड्राइंग एजेंट क्या हुआ कि certain substances remove रैन सर कहाँ गए? वही तो हम भी सोच रहे हैं, सर कहाँ गए। सर मीटिंग से निकल गए तो। मीटिंग एंड हो गया क्या? हाँ, क्या बोला? मीटिंग से हमको लग रहा है शायद सर मीटिंग एंड कर दिए हैं। कहाँ मीटिंग एंड कर दिया है? मतलब सर 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 पढ़ा रहे थे, बीच में अपने आप कट गया क्या? सर आ गए, सर आ गए। ओ, यस सर। नहीं, ये मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था अचानक। ओके, तो ड्राइंग एजेंट क्या हुआ कि सर्टेन सब्सटेंसेस रिमूव मॉइस्चर, ठीक है, फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। तो अदर सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको जो हटाता है, उसको जो रिमूव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड ड्राइंग एजेंट, और इट इज कॉल्ड डेसिकेटिंग एजेंट। ठीक है, डेसिकेटिंग एजेंट, ठीक है, या फिर डेसिकेंट्स भी इसको कहा जाता है।
जैसे एग्जांपल कौन हुआ, ड्राइंग एजेंट जो कंसेंट्रेटेड H2SO4 P2O5 जो हम लोग देते, CaO देते, ये सब हुआ मेरा ड्राइंग एजेंट। सिलिका जेल, ठीक है, मतलब हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर ड्राइंग एजेंट, ठीक। और डिहाइड्रेटिंग क्या होता, सब्सटेंसेस which remove water molecules from compound, ठीक है। कंपाउंड तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो निकालता है वो, जैसे कि एग्जांपल है मेरा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों हिसाब से काम करता है। कंसेंट्रेटेड H2SO4 मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वाटर तो निकालता है। जैसे मान लो मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है, CH3CH2OH अल्कोहल है, इसको हम लोग कंसेंट्रेटेड H2SO4 सप्लाई किए इन प्रेजेंस ऑफ 160 डिग्री टू 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर जाकर ये एल्कीन बनाता है, ठीक है। एल्कीन प्रिपरेशन पे हम लोग ये देखे थे। H2 concentrated H2SO4 behaves like a dehydrating agent as well as drying agent as well as hydroscopic agent, हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस। तो डिहाइड्रेटिंग मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो H तो निकालते वाटर निकाल दिया, और ड्राइंग एजेंट मतलब सिर्फ वो मॉइस्चर से बाहर निकाल दिया। सॉल्ट कंप्लीटेड, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास पे सर ये इथाइल अल्कोहल था। ये इथाइल अल्कोहल था। और सर एक मेरा डाउट था ये लेके सर, न्यूट्रलाइजेशन में सर 2 डाउट था मेरा। बोलो। सर हम बोल रहे थे कि वो एक बात है कि सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये इंडिकेटर का क्या काम है, और सर जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, फेनोल्फथालीन मेरा इंडिकेटर है। NaOH के साथ जब फेनोल्फथालीन मिला है तो उसका कलर पिंक हुआ। अभी NaOH है, मतलब ये पूरा बेसिक मीडियम पे है। जब एसिड डाल है तो एसिड का हाइड्रोजन क्या करेगा, बेस का OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और रेस्ट पोर्शन सॉल्ट। तो जब तक बेस में OH है, हम लोग तो ऊपर से एसिड डाल रहे हैं, तब तक मेरा रिएक्शन होगा। द पॉइंट एट व्हिच दिस रिएक्शन स्टॉप इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, मतलब बेस और उसमें नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टी का जो OH है वो प्रेजेंट नहीं है, उसको टोटली हाइड्रोजन कंज्यूम कर चुका है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। और वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पता कैसे चलेगा, इंडिकेटर से। जब तक बेसिक मीडियम था, बेस था, वो पिंक शो कर रहा था। जब 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा एसिड आया वो कलरलेस हो गया, मतलब अब बेस नहीं है, अब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है। तो ओके ये सर, थैंक इंडिकेटर का काम होता है। ओके, तो नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट वाला जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो बताएंगे। ओके सर। सर हम लोग के स्कूल में ना सर, एक सेकंड, हम लोग का स्कूल में मोल कंसेप्ट का पहले बोला था कि काट दिया, लेकिन सर अभी बोल रहा है कि नहीं, मोल कंसेप्ट का जो मेन सम्स है वो आएंगे, खाली वो पार्ट काट दिया, हम बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, खोलते हैं सर गेलुसेक लॉ और वो एवोगाड्रो नंबर सर ये सब हट गया है। हाँ सर, वो अच्छा, एवोगाड्रो और गेलुसेक लॉ हट गया, लेकिन सर बाकी सभी है। हाँ सर बाकी सब कुछ है। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मोल कंसेप्ट जो मेन है वो हाँ भी है। ठीक है, वो होना चाहिए। बिना मोल कंसेप्ट किए हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला कैसे आएंगे, उसमें तो मोल निकालना ही है। हम तो ऐसे भी बोले थे वो पूरा कराएंगे। ओके ठीक सर, है, तो वही बोल रहे थे हाँ, में। देलुसात वाला एवोगाड्रो बाद है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, मोल कंसेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन और केमिकल इक्वेशन वाला जो पोर्शन है वो है कि नहीं है, डी वाला पोर्शन। हाँ सर, डी वाला भी है। हाँ ठीक है, सर तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सब है सर। हाँ, तो BCD कराएंगे। ए वाला हाँ सर देलुसात छोड़ के, BCD है सर, ए पार्ट हट गया। हाँ ए पार्ट हट गया, ठीक है। BCD